गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे जिसका नेम है लेखांकन का अर्थ एवं सिद्धांत। व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्विकली जरा पिछले क्लास की चर्चा करते हैं कि क्या बात करी थी। हमने पिछले 2 वीडियो क्लास में बात करी है कि कॉमर्स क्या होता है। तो सीधी सी बात है, कॉमर्स एक बिजनेस के बारे में या किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करता है। वाणिज्य क्षेत्र ही बिजनेस से जुड़ जाता है। कॉमर्स में आता क्या क्या है ये हमने बात करी है, किस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जिसमें से मेरा सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी। मैंने अकाउंटेंसी का यूज़ बताया कि कहाँ पर होता है। अकाउंटेंसी का यूज़ बिजनेस के लेन देन जो होते हैं उनको कैसे रखा जाए, किस प्रकार मेंटेन किया जाए, जिससे हमें अपने व्यवसाय की स्थिति, व्यवसाय का लाभ हानि इत्यादि पता चल सके। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि अकाउंटेंसी में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे कार्य स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें बताई थी कि जैसे मान लीजिए एक व्यवसाय है, व्यवसाय में डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। उस प्रक्रिया को बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग के कुछ मैंने मीनिंग्स और विशेषताएं भी आपको बताई थी कि जैसे उसमें हम क्या करते हैं, सौदों का मौद्रिक रूप में उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद बताया था कि वित्तीय सौदे रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक कीपिंग में, ठीक है। कम से कम 2 पक्ष आते हैं। फिर अकाउंट्स की चर्चा करी थी कि रिकॉर्ड जो करते हैं वो क्या रिकॉर्ड होता है। तो जिनसे हम लेन देन करते हैं उनको व्यवसाय में अकाउंट्स कहा जाता है, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से करें, किसी कंपनी से करें, किसी संस्था से करें, हो सकता है कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, आर्टिफिशियल थिंग्स हो, मतलब कि सामान, कृत्रिम सामान। जैसे कैश को भी अकाउंट्स बोलते हैं बिजनेस में। कैश का भी अकाउंट्स खोला जाता है कि कितने कैश हैं हमारे पास। बैंक से एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो बैंक का भी अकाउंट्स खुलता है हमारे पास बिजनेस में। तो कैसे ये कार्य करते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, ये बात हमने करा था। फिर एक छोटा सा चर्चा करा था कि बिजनेस में जो प्रणाली, जो सिस्टम अपनाया जाता है उसका क्या नाम है। तो मैंने बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली, जो कि 4 प्रणालियों की चर्चा हुई थी, लेकिन जो पूरे विश्व भर में विख्यात है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है, हर जगह वही सिस्टम अपनाया जाता है, उसका मैंने नाम बताया था दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। फिर अकाउंटेंसी की बात करी थी कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या है। बुक कीपिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, अकाउंटेंसी उन ट्रांजैक्शंस की जांच करना, ये बताता है। पुस्त पालन का मतलब कि व्यवसाय के सौदों को लिखा जाए, रिकॉर्ड किया जाए कैसे। और लेखाकर्म यानी कि अकाउंटेंसी बताता है कि उन सौदों को किस प्रकार जांचा जाए, उनकी शुद्धता को कैसे मापा जाए। अब आगे हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है लेखांकन का अर्थ एवं सिद्धांत। तो लेखांकन किस प्रकार का, लेखांकन में जो प्रणाली अपनाई जाती है वो इस चैप्टर में चर्चा में रहेगी, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली को मैं बुक पे आने से पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से बताता हूँ कि दोहरा लेखा प्रणाली में व्यवसाय में होने वाले सौदों में 2 पक्ष कम से कम होंगे, जिसमें से एक होगा डेबिट, दूसरा होगा क्रेडिट। दोहरा लेखा प्रणाली में कम से कम 2 पक्ष इफेक्ट होते ही होते हैं, जिनका मौद्रिक रूप में रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो आइए जरा बुक के अकॉर्डिंग पहले हम देखते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में क्या क्या होता है। कहता है इस प्रणाली का प्रमुख आधार यह है कि प्रत्येक सौदे के 2 रूप होते हैं। लेखाक्रम की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के इन दोनों रूपों का यथास्थान लिखा जाता है उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे एक व्यवसाय है, वहाँ पे कोई आया बंदा, उसने कुछ सामान खरीदा, पैसा दिया, तो उस पर चर्चा करते हैं कि उसमें 2 पक्ष मिलेंगे कैसे, 2 अकाउंट्स मिलेंगे। यहाँ पक्ष मतलब कि वो 2 अकाउंट्स हमें निकालना है कि वो कैसे मिलेंगे। तो देखिएगा जरा, राम परचेज गुड्स ₹1000। राम ने 1000 रुपये का सामान खरीदा।
तो राम अपने बुक्स में, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब भी हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग करते हैं तो बिजनेसमैन खुद बन जाना चाहिए, आसान लगने लगता है। और मान लो कि मैं ही राम हूँ और जो मैंने सौदा किया, जो मैंने ट्रांजैक्शन किया, उसमें अब मैं ढूंढने का प्रयास करूँ कि दो पक्ष कौन कौन से हैं। तो मैं अपना अकाउंट बिजनेस में नहीं खोल सकता। जो बिजनेसमैन है वो अपने नाम का अकाउंट बिजनेस में नहीं खोलता, यानी कि ये तो अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि हम अपने नाम का अकाउंट तो खोल ही नहीं सकते। तो अगर हम देखें तो खरीदना एक अकाउंट्स है, परचेज करना गुड्स जो है वो एक अकाउंट्स है, और दूसरा इसमें ये कैश है, दूसरा इसमें ये कैश है, यानी कि दो अकाउंट्स हमें मिल गए, एक कैश और दूसरा परचेज, यानी कि जो गुड्स है। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे हम जब बढ़ेंगे तो गुड्स के टाइप्स की चर्चा करेंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि परचेज और सेल्स किस प्रकार से अकाउंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स हमें दिख गए, एक कैश में पैसा गया होगा जब हमने कुछ खरीदा, और हमारे पास सामान आया होगा, तो परचेज हम उसे बोलते हैं। जब देखो, जब गुड्स के केस में क्या होता है, जब सामान आता है यानी खरीद के जब लाते हैं तो उसको परचेज यूज़ कर देते हैं गुड्स के जगह, और जब हम सामान बेचते हैं तो वही गुड्स जा रहा है तो उसकी जगह हम सेल्स यूज़ कर देते हैं। इस टाइप से परचेज और सेल का अकाउंट्स ओपन होता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का जो मैंने अर्थ की बात की कि दो पक्ष उसमें अफेक्ट होते हैं, तो आपको देखिए दो अकाउंट्स दिख गए, एक इसमें से डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। वो कैसे होगा वो आगे की बात है, वो अभी आगे की बात है कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, वो आगे की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं तो दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में कुछ विद्वानों के विचार हैं, जैसे कि मैं कुछ एक्सपर्ट्स के डेफिनेशन पढ़ता हूँ। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदों में प्रत्येक प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से ऋणी और देने वाले को उसी मूल्य से धनी किया जाता है। इसी प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक ऋणी का धनी और प्रत्येक धनी का ऋणी भी होता है। ये धनी और ऋणी क्या है, जो मैंने डेबिट और क्रेडिट का नाम लिया उसकी हिंदी है, मतलब कि दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष, जो कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो डेबिट के अगेंस्ट में क्रेडिट होगा और क्रेडिट के अगेंस्ट में डेबिट होगा, वही बात इसने कहा है। फिर एक और मैं पढ़ता हूं, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है, एक पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला, अर्थात प्रत्येक लेन देन में एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला। पाने वाले खाते को ऋणी तथा देने वाले खाते को धनी किया जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा ट्रांजेक्शन था, राम परचेज गुड्स ऑफ ₹1000, तो राम जब गुड्स परचेज कर रहा है तो वो क्या पा रहा है, सामान माल पा रहा है, और दे क्या रहा है, पैसा। इस डेफिनेशन में ही बोला था कि दो सौदे होते हैं जिसमें से एक पाने वाला और दूसरा देने वाला, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दिया है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का क्या आशय है, क्रेडिट का क्या आशय है। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, इसका आशय उनसे दे, ड्यू फॉर दैट है। वास्तव में डेबिट लेखांकन का एक चिन्ह है जिसका प्रयोग इसके नियमों को स्पष्ट करने एवं इन्हें क्रियाशील करने में किया जाता है। जाहिर सी बात है, डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे अकाउंटेंसी में कोई अर्थ नहीं निकाला जाता है, ये एक प्रकार का चिन्ह है अकाउंटेंसी के लिए, इसलिए इसका सिंबल यूज किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था कि डेबिट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और क्रेडिट को ऐसे। फॉर्मेट कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर इसके बाद क्रेडिट का आशय कहता है कि क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है, इसका आशय ख्याति से है, यह उसको दे प्रकट करता है। यह भी लेखांकन में एक चिन्ह की तरह प्रयोग होता है। इसका प्रयोग लेखांकन नियमों की स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने में किया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो अर्थ बता रहा है उसके अकाउंटेंसी में कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रकार के चिन्ह के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट जो वर्ड लिया गया वो लैटिन भाषा से लिया गया है। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं पे आते हैं तो प्रणाली न्यायपूर्ण होना,
जाहिर सी बात है दोहरा लेखा प्रणाली जो सिस्टम है वो कंप्लीटली जस्टिफाई है, यानी कि न्यायपूर्ण है। क्योंकि इसमें होता क्या है, ट्रांजैक्शन में जो मुख्य अकाउंट्स होते हैं, जो मुख्य पक्षकार होते हैं, वो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे हमारे इसी ट्रांजैक्शन में राम खरीद रहा है, तो राम अपना खाता व्यवसाय में खुद का नहीं खोल सकता, तो राम को मैंने क्या किया, हटा दिया। अब इसके बाद इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स मुझे दिखे, एक सामान जिसको मैंने कहा कि जब हम खरीदते हैं तो परचेज से यूज करते हैं और जब बेचते हैं तो सेल से। इस ट्रांजैक्शन में हमने परचेज किया है तो उस सामान के जगह नाम यूज करेंगे परचेज, और चूंकि पैसा गया है तो दूसरा अकाउंट से हमारा कैश। दो अकाउंट्स दिख गए, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। इस प्रकार से ये प्रणाली कंप्लीटली जस्टिफाई है। देखते हैं क्या कहता है। जब कभी सौदा किया जाता है, चाहे वह क्रय विक्रय से संबंधित हो या द्रव्य के लेन देन से, यहाँ द्रव्य से मतलब कैश का लेन देन है, ठीक है, तो उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, अर्थात प्रत्येक सौदों के दो रूप होते हैं, अतः दोनों का लेखा किया जाना न्याय संगत है। यदि एक रूप का लेखा किया जाए और दूसरे रूप को छोड़ दिया जाए तो उचित नहीं होगा। मैंने पिछले क्लास में प्रणाली के प्रकार पढ़ाए थे कि कितने सिस्टम हुआ करते थे, तो उसमें एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी था। अब वहाँ पे क्या था, एक पक्ष का लेखा करते हैं, एक पक्ष को छोड़ देते हैं, तो वो प्रणाली न्याय संगत नहीं होती है, ना हुआ करती थी, इसीलिए वो फेल हो गया। जबकि दोहरा लेखा प्रणाली पूरे वर्ल्ड में अपनाया जाता है और इसी की चर्चा हर जगह है। आगे आते हैं, व्यक्तिक एवं अव्यक्तिक पहलू का लेखा होना। हो सकता है कि यदि सौदे के दोनों पहलू व्यक्तिक हो या दोनों पहलू अव्यक्तिक हो, या एक पहलू व्यक्तिक हो और दूसरा अव्यक्तिक हो, दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों ही पहलुओं का लेखा किया जाता है। इसी कारण यह प्रणाली वैज्ञानिक कही जाती है। कार्टर के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली का असर व्यक्तिक एवं अव्यक्तिक दोनों प्रकार के व्यवहारों के लेखों से। यहाँ व्यक्तिक और अव्यक्तिक क्या है? व्यक्तिक मतलब कि जो व्यक्ति यानी कि किसी सजीव पर्सन से जुड़ा, और अव्यक्तिक मतलब कि किसी निर्जीव पर्सन से यानी कि निर्जीव वस्तु से भी जुड़ा। अब दोहरा लेखा प्रणाली में क्या, ट्रांजैक्शन में कैश भी आ जाता है और सामने खरीदने वाला राम भी है। मान लीजिए मैंने कोई सामान बेचा, उधार सामान बेचा, मैंने 2000 रुपये का सामान श्याम को बेचा। अब होगा क्या, तो अगर मैं उसमें अकाउंट्स खोजने जाऊँ, उधार बेचा है, ध्यान दीजिएगा मैंने नगद वर्ड यूज़ नहीं किया। जब भी खरीद बिक्री में नगद वर्ड आएगा तभी हम उसे नगद मानते हैं, अगर नगद नहीं लिखा है तो उसे उधार माना जाता है। तो अब मैंने जो ट्रांजैक्शन बोला कि श्याम को 2000 रुपये का माल बेचा, तो इसमें अगर आप दो अकाउंट्स खोजने जाओगे तो एक श्याम मिलेगा, तो ये व्यक्तिक है यानी कि सजीव पर्सन है। और आगे जब बढ़ोगे, श्याम को 2000 रुपये का माल बेचा, तो 2000 रुपये ध्यान दीजिएगा नगद नहीं का है, तो 2000 रुपये तो सिर्फ सामान के लिए वर्ड यूज़ करेंगे कि हाँ ये 2000 रुपये का है। दूसरा अकाउंट से सामान यानी कि गुड्स, सेल आएगा, गुड्स की जगह क्या आएगा, सेल आएगा। इस क्लास के एंड में मैं चर्चा करूंगा कि गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं सामान के। इसके बाद कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखा करना। दोहरा लेखा प्रणाली में अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और उनके नियम बताए गए हैं। उस नियम की भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज अभी इतना जानिए कि दोहरा लेखा प्रणाली में कुछ नियमों के अनुसार ही लेखा किया जाता है। जिन्हें डेबिट करना होता है उन्हें डेबिट, जिन्हें क्रेडिट करना होता है उन्हें क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद अंकगणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, जब हम सिस्टम में रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो भी एडिंग या टोटलिंग का जो भी प्रॉब्लम होता है वो इसमें कंप्लीट सही प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्योंकि ऐसे इसमें तकनीक है, जैसे हम आगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं, अगर कहीं गड़बड़ होगा तो ट्रायल बैलेंस में टोटल मैच नहीं करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि पीछे कहीं ना कहीं टोटल करने में हमारे पास गड़बड़ी हुई है। इसलिए तकनीकी संबंध से भी दोहरा लेखा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गणितीय शुद्धता भी जांचता है। ट्रायल बैलेंस की एक विशेषता होती है कि वह अंक गणितीय संबंधी शुद्धता को मापता है, जांचता है। इसके बाद सार्वभौमिकता। दोहरा लेखा प्रणाली हर जगह अपनाई जाती है, इसलिए ये हर जगह इम्पॉर्टेंट हो जाती है और हर जगह है। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ एवं दोष। ये आप खुद से करोगे
ये टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछोगे। फिर आगे अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। अकाउंटिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है मैं आपको सिंपली अपने तरफ से समझाता हूँ। बुक से आप इसकी थ्योरी को कर लोगे, बट मैं अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है क्या। इस फिर उसमें एक और टॉपिक है स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी। ये दोनों टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पहले आते हैं अकाउंटेंसी स्ट्रक्चर पे कि लेखांकन ढांचा क्या है। लेखांकन ढांचे का आशय लेखांकन की संपूर्ण पुस्तकों इनमें किए जाने वाले लेखों तथा उस प्रारूप से है जिनके आधार पर लेखे किए जाते हैं। लेखांकन ढांचा जितना अच्छा होगा लाभ हानि संबंधी एवं वित्तीय निष्कर्ष उतने ही अच्छे निकाले जा सकते हैं। यानी हमारा स्ट्रक्चर जितना ही आधार जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छे से हम लाभ हानि पता कर सकते हैं, उतनी ही अच्छे से हम अपने व्यवसाय की स्थिति को भी पता कर सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित सौदों का केवल लेखा करना ही लेखाकर्म नहीं है, वरन यह लेखा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। लेखों के लिए व्यवसायी कुछ पुस्तकें रखते हैं जैसे कि जर्नल एवं लेजर। इनके आधार पर तलपट बनाया जाता है और फिर व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। देखिए अकाउंटेंसी में मैंने हल्का हल्का चर्चा शुरू के क्लास से ही करते आ रहा हूँ कि पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कहाँ की जाती है, जर्नल में। वो बेस हो गया हमारा। जर्नल से उठा के फिर हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वहाँ ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग अकाउंट्स खोल के पोस्ट करते हैं और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए लास्ट में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के विवरण पत्र भी बनाया जाता है और अनुपात निकाले जाते हैं जिनका अध्ययन वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं अकाउंटिंग अनुपात के अंतर्गत किया जाता है। लेखांकन का संपूर्ण ढांचा या दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भाग निम्नांकित चित्र के अनुसार हैं। आप चाहो तो घर पे देख सकते हो, यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या है उसके स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो सौदे जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये बता रहा है। अब जर्नल में क्या होता है कि जहाँ व्यवसाय बड़ा होता है वहाँ पे जर्नल में बुक्स को अलग अलग कर दिया जाता है। खरीदारी को परचेज बुक में, विक्रय को यानी कि बिक्री को सेल्स बुक में, और भी कुछ बुक्स आते हैं वो आगे आपको समझ में आएंगे। फिलहाल के लिए जो दो बुक्स हैं वो मैंने बताया। और एक होता है मुख्य जर्नल यानी कि जिसमें अन्य लेन देन जो खरीदारी से अलग हो, बिक्री से अलग हो, फिर क्रय वापसी होता है परचेज रिटर्न बुक, उनसे अलग हो, फिर एक और बुक बनता है सेल्स रिटर्न बुक, उनसे अलग हो। तो ये 4 बुक्स आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। आगे 2 बुक और होते हैं, 2-3 बुक, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। एक होता है कैश बुक, ये भी आपको समझ कि जहाँ रोकड़ का हिसाब किताब रखा जाएगा वो होता है कैश बुक। अब इन 5 बुक्स को छोड़ के अन्य कोई भी खर्चे से संबंधित सौदा जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको मेन जर्नल या मुख्य जर्नल भी कहते हैं। जनरल में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जर्नल बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में लिख भी देता हूँ। वो होता है जर्नल, ये होता है आप वो जर्नल, न कि जनरल, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। फिर हम जर्नल के बाद से आगे बढ़ते हैं, खाता बही बनाते हैं, फिर तलपट बनाते हैं, फिर अंतिम खाता बनाते हैं, फिर उसका विश्लेषण करके निर्वचन करते हैं। इसी चीज को लेखाकर्म की सीढ़ियां कहते हैं। वो कैसे होता है या अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है या स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है या अकाउंटिंग साइकिल, दोनों एक ही वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग साइकिल या स्टेज ऑफ अकाउंटिंग दोनों एक ही बात है। स्टेज अगर हम यूज करते हैं तो यानी कि कैसे आगे बढ़ना है, साइकिल यानी कि कैसे वो चीज घूम के प्रक्रिया फिर से दोबारा हो रही है। तो अकाउंटिंग साइकिल में जो सबसे पहला कार्य होता है या स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी में सबसे पहला होता है सौदों का लेखा करना। तो सौदों का लेखा सबसे पहले कहाँ करते हैं, जर्नल में। कहाँ करते हैं, जर्नल में।
अब इस जर्नल में जब सभी सौदे रिकॉर्ड हो जाते हैं, क्रय विक्रय, खर्चों का लेन देन, पैसों का लेन देन, जो भी चीज़ें व्यवसाय में आएंगी उनका जब रिकॉर्डिंग यहाँ हो जाता है तो इन सौदों का हम वर्गीकरण करते हैं। यानी कि राम का खाता से संबंधित सूचना जितनी होती है, लेन देन होते हैं, वो राम के खाते में, श्याम के खाते से संबंधित जितने लेन देन है वो श्याम के खाते में, कैश से संबंधित जितने लेन देन है वो कैश बुक में, क्रय से संबंधित लेन देन जो है वो परचेज बुक में, विक्रय से संबंधित जो लेन देन है वो सेल्स बुक में। इस प्रकार हम खर्चों की पोस्टिंग या लेन देन की सारी पोस्टिंग करके वर्गीकरण करते हैं। उस वर्गीकरण वाले चरण को हम लेजर बना के पूरा करते हैं। तो जर्नल के बाद जो बनाया जाता है वह होता है लेजर। जर्नल के बाद जो होता है वह होता है लेजर। तो पहले स्टेप में हमने जर्नल में क्या करा, रिकॉर्डिंग करा। रिकॉर्डिंग के बाद हमने अलग अलग खातों का लेजर बनाया, यानी कि सारे ट्रांजैक्शंस के खातों को अलग अलग किया, यानी कि वर्गीकरण किया। तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन को हो जाने के बाद हम हर खाते का एक सार निकालते हैं। टोटल डेबिट का भी लगा के, क्रेडिट का निकाल के, जो अंतर आता है उसका टोटल लेके एक सारणी बनाते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। जिस के माध्यम से करते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, यानी समराइज, सारांश रूप देते हैं, समराइजिंग करते हैं। और समराइजिंग कर लेते हैं जब हम सभी खातों के टोटल का, तो उसके बाद अंतिम खाता तैयार करते हैं। देखिए नाम में भी क्या है, अंतिम खाता, यानी कि लास्ट में हम तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट्स की प्रक्रिया जब हो जाती है तो इसी लास्ट प्रक्रिया को बोलते हैं एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना। इसको बना के हम जांचते हैं कि हमारा लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई, यानी कि हमारा व्यवसाय का स्थिति, व्यवसाय की पोजीशन क्या है। तो ये हो जाता है एनालिसिस की प्रक्रिया। एनालिसिस की प्रक्रिया। अब इसके बाद आगे आप इंटरप्रिटेशन कह सकते हो कि जब एक साल हमारा पूरा हुआ व्यवसाय का, हमने उस साल में शुरुआत से जर्नल किया, यानी कि रिकॉर्डिंग की हर दिन का, उसका वर्गीकरण किया हर खातों का, फिर साल के अंत में ट्रायल बैलेंस बना के हमने फाइनल अकाउंट तैयार करके ये जांचा कि हमारा लाभ कितना है, हानि कितनी है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, कोई एक चीज़ होगा, और व्यवसाय की स्थिति क्या है। एनालिसिस करने के बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप को बोल सकते हैं कि हम अपना निर्वचन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमने व्यवसाय में कैसा परफॉर्मेंस किया है। और फिर यही साइकिल फिर अगले साल से शुरू हो जाएगी। जब एक साल खत्म होगा फिर वही काम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स का काम होगा। आपके बुक्स में उसी का नाम चेंज कर दिया, स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी बोला है। स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी मतलब कि पहली सीढ़ी जर्नल, दूसरी सीढ़ी लेजर यानी कि क्लासिफिकेशन, तीसरी सीढ़ी ट्रायल बैलेंस यानी कि समराइजिंग करना, और अंतिम सीढ़ी उसकी यानी कि फाइनल अकाउंट्स तैयार करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद उस साल हमने कैसा वर्क किया उसका निर्वचन करना, वो इंटरप्रिटेशन लास्ट है। उसी को सीढ़ी की तरीके से बताया है। लास्ट में आप देखोगे तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। ये टॉपिक क्लियर है, अकाउंटिंग साइकिल। आप इसको घर पे चाहो तो जब नोट्स इसके बनाना तो ये अकाउंटिंग साइकिल डालकर उस पर ऐसे बना लेना, आपको समझ में हमेशा आएगा। देखो मैं शुरुआत में 11th में कोशिश मेरी हमेशा रहती है थोड़ा स्लो चलने की, नया चीज़ होता है, बच्चों को धीरे धीरे समझ में आता है, इसलिए मेरे थ्योरी की क्लास लंबे खींच सकते हैं। बाद में जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो हाथ थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। अब आगे आते हैं लेखांकन के कार्य, यानी कि अकाउंटिंग का कार्य क्या है। तो देखिए सबसे पहला वित्तीय सौदों के नियमित लेखे करने। वित्तीय सौदा क्या होता है ये पहले समझ लीजिएगा। वित्तीय सौदा मतलब कि व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं, जिस उनमें जो पैसा जब आ गया, यानी कि वो पैसे के टर्म में लेन देन हो रहा है, चाहे उधार बेच रहे हैं तो बेशक पैसा कैश नहीं मिला है लेकिन उसका कुछ मूल्य तो है, बाद में पैसा मिलेगा ही। कुछ उधार खरीद के ले आया, बेशक पैसा नहीं दिया लेकिन उसमें पैसा तो मेजर है ना, कितने रुपए का सामान लाया,
बाद में मैं पैसा दूंगा। तो वित्तीय सौदों से अर्थ है कि जिन सौदों में मौद्रिक रूप आ जाए उन्हीं सौदों को वित्तीय सौदा कहा जाता है। जिनको मुद्रा में मापा जा सके उन्हें वित्तीय सौदा कहते हैं। तो वो कह रहा है कि लेखांकन का जो सबसे पहला कार्य है वित्तीय सौदों के नियमित लेखे करना। मैंने पहले ही कहा कि प्रतिदिन के लेखे व्यवसाय में किए जाते हैं। प्रतिदिन का जो ट्रांजेक्शन होता है, खरीदना बेचना, कोई खर्चा पेमेंट करना, पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकालना, ये प्रतिदिन होता है। और प्रतिदिन ये सभी लेन देन वित्तीय लेन देन बोले जाते हैं क्योंकि इनको पैसे में मेजर मापा जा सकता है। तो वही कह रहा है कि लेखांकन का जो सबसे पहला कार्य है वित्तीय सौदों को नियमित रूप से लेखा करना। नेक्स्ट कहता है लेखों के निष्कर्षों की सूचना देना। कहता है लेखों के निष्कर्ष की सूचना व्यवसाय के स्वामियों को एवं व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यक्तियों को देना। व्यवसाय के लेनदार, विनियोगकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, शोधकर्ता एवं सरकारी अफसर सभी इन लेखों के आधार पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कहता है कि लेखों के निष्कर्ष की सूचना देना। अब जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उससे आप सूचना भी दे सकते हो। आप अपने एम्प्लॉय को बता सकते हो कि भाई देखो तुम्हारी सैलरी इतनी हमने दे दी, इतना बचा है। रिकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आपने सामने वाले से कितना उधार खरीदा है वो भी आप उसको बता सकते हो कि देखिए भैया मैंने आपसे इतना उधार खरीदा है, आपको इतना पैसा देना है। तो वो भी अपने खाते में चेक कर लेगा कि हाँ मैंने इतने का उधार बेचा, इतना पैसा प्राप्त किया, इतना उनसे प्राप्त करना है। आपने किसी को उधार बेचा है तो आप उसको उसका खाता देख के बता सकते हो कि भैया इतने रुपए आपसे मुझे प्राप्त करने हैं। तो वो अपने पास जांच कर लेगा। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं और सूचना दूसरों को दे सकते हैं। सरकार को भी आपके व्यवसाय की सूचना की जरूरत पड़ती है। तो जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तभी तो सरकार को सूचना दे पाओगे कि सर इतना मेरा लायबिलिटी बना है टैक्स के लिए, वगैरह वगैरह और सारी चीज़ें। फिर अब व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना। कहता है लेखांकन का कार्य लेखांकन की ऐसी विधि को अपनाना है जिससे संपत्ति की अनुचित एवं अनावश्यक प्रयोग से रक्षा की जा सके। देखिए व्यवसाय का अगर हम व्यवसाय में हम लेखांकन का एक मुख्य कार्य होता है संपत्तियों की रक्षा करना। संपत्तियों पर अगर हम एक खराश वर्ड होता है कि जब कोई चीज़ हम खरीद के लाते हैं तो उस दिन के बाद से जैसे जैसे प्रयोग में आएगा उसके मूल्य में गिरावट आने लगती है, कमी आने लगती है। अब ये कार्य अकाउंटिंग में सिखाया जाता है कि कैसे डिप्रिसिएशन को यूज़ किया जाता है। इस प्रकार होता क्या है कि हम व्यवसाय की संपत्तियों को ह्रास लगाकर हम उनके सही मूल्य को जांच पाते हैं, जिससे हमें व्यवसाय की संपत्तियों का जब सही मूल्य पता चलता है, जब हमें जानकारी रहती है कि हमारे पास वास्तव में कितने की संपत्ति है, तो उनकी रक्षा से तात्पर्य यही है कि हम उसको कभी भी सही समय पे बेच के निकाल सकते हैं और नई संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और कि रिकॉर्डिंग करके रखेंगे तो हमें बुक्स में पता तो रहेगा कि हमारे पास कुल कितने प्रकार की संपत्ति है। कभी कोई दिमाग से यहाँ जैसे कि मान लो 10 टाइपराइटर खरीद के ले आए, अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग ना हो और 6 महीने 7 महीने बीत गए, मान लो एक टाइपराइटर गायब हो गया, स्वामी के पास तो बिजनेस पे फोकस है, वो क्या करेगा साल के अंत में बैठेगा, उसे पता चला कि 9 टाइपराइटर, तो अब 6 महीने पहले हुई चोरी को वो कैसे जांच पाएगा। रिकॉर्डिंग में रहेगा तो कभी भी देखना चाहे तो उसे पता चल जाएगा। फिर आगे कहता है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। अभी मैंने उसकी चर्चा भी करी कि व्यवसाय में हम कर सरकार को देते हैं, चाहे इनकम टैक्स हुआ चाहे जीएसटी हुआ। अब वह इनकम टैक्स या जीएसटी देंगे कैसे? जब हमें पता चलेगा कि हमारे व्यवसाय में लाभ क्या हो रहा है तभी तो इनकम टैक्स दे पाएंगे। यानी कि रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेखा करना। फिर अगर हमें पता न चले कि हमारे पास सेल कितना हुआ है तो हम जीएसटी कैसे दे पाएंगे। और कानून अगर हमसे कोई जानकारी मांगना चाहता है कि आपने सेल कितना किया है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी कि हम अकाउंटिंग करेंगे तभी ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण शब्दों का स्पष्टीकरण, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके अकाउंटेंसी में आते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है सौदा। जो ट्रांजैक्शन पे मैंने कई बार चर्चा की सौदा होता क्या है। इसमें लिखता है किसी वस्तु के क्रय विक्रय विनिमय या लेन देन को सौदा या व्यवहार कहा जाता है। जो भी व्यवसाय में लेन देन होते हैं, कोई खर्चे का हो, कोई क्रय हो विक्रय हो, पैसों का लेना देना, इन सभी को सौदा या व्यवहार भी, बहुत शुद्ध हिंदी हो गई, व्यवहार भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कहा है कि मोहन को 500 रुपये का माल बेचा, यह एक ट्रांजैक्शन है कि सौदा है।
आगे दूसरा है एसेट्स। एसेट्स से यहाँ क्या तात्पर्य, ध्यान दीजिएगा। एसेट्स से मतलब है कि अगर आप जो व्यवसाय कर रहे हो, जैसे कि जूते चप्पल का व्यवसाय कर रहे हो, तो जूता चप्पल आपका एसेट्स नहीं है, वो आपके दुकान का सामान है, गुड्स है, मेन प्रोडक्ट। आपका एसेट्स क्या हो गया उस दुकान में, जो पंखा लग रखा है, जो आपने मेज कुर्सियां कस्टमर्स के लिए लगवाई है, वो आपकी संपत्ति हो गई। जो आपने कंप्यूटर खरीदा है बिलिंग करने के लिए, वो आपकी एसेट्स हो गई। मैं बुक को भी पढ़ता हूँ। संपत्तियों में वे सब वस्तुएं आती हैं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से बहुत समय तक व्यापार को चलाने एवं लाभ के लिए प्रयोग की जाती हैं एवं व्यापार चलाने में सहायता करती हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीन, रोकड़ आदि। क्या है भाई? लैंड, जिस पर आपका दुकान है। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आपने मान लो बना रखा है अपना शॉप या कॉम्प्लेक्स। फिर कैश आपका एसेट्स है, और इसमें एसेट्स के दो टाइप बोले, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई मतलब कि जो एक बार जहाँ है वहीं रहेगा, उस हिल नहीं सकता। अस्थाई मतलब कि कहीं उठाकर रखा भी जा सकता है या टर्म चेंज भी हो जाता है। अब अस्थाई का अकाउंटिंग के नज़रिए से क्या है, 1 साल से ऊपर यूज की जाने वाली संपत्तियां अस्थाई होती हैं, और 1 साल के अंदर जो संपत्तियां खत्म हो जाएं, यानी कि समाप्त हो जाएं, यूज हो जाए उनका, वो होते हैं अस्थाई संपत्ति। इस पे और अच्छे से चर्चा हम अपने अंतिम खाते के चैप्टर में करेंगे। एसेट्स वही होते हैं जिनका व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक जूते चप्पल का व्यवसायी है, उसका दुकान है, तो जूता चप्पल उसका संपत्ति नहीं हुआ मेन, क्योंकि वो उसका मेन प्रोडक्ट है। उसकी संपत्ति हुई जो उसने फैन लगवा रखा है, क्योंकि उससे वो लाभ पा रहा है कि उसके कस्टमर आते हैं वहाँ बैठकर हवा खा रहे हैं। जो उसने सोफ़ा वगैरह लगवा रखा है अपने कस्टमर के लिए, उससे वो लाभ पा रहा है, कस्टमर आकर बैठते हैं। अगर ये दो चीज़ें सुविधा के लिए ना हो तो कस्टमर आकर रहेगा भी नहीं, वो चला जाएगा। उसको गर्मी होगी, चला जाएगा, उसको बैठने को नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा। आगे है व्यवसाय। बिजनेस का क्या मतलब है? कहता है कोई भी काम जो कि लाभ के लिए किया जाए व्यवसाय कहलाता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि काम शुरू करते समय लाभ की इच्छा होती है, इसके फल में लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई भी काम जहाँ हमारी इच्छा लाभ कमाने का है, कोई जरूरी नहीं कि शॉप खोल रहे तो ही वो व्यवसाय है। भाई घर बैठे भी तो लोग व्यवसाय करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जहाँ उस कार्य में लाभ की इच्छा हो गई, वह कार्य व्यवसाय कहलाएगा। इसके बाद है पूंजी। कैपिटल क्या है भाई? एक व्यवसाय जब आरंभ किया जाता है तो जो मालिक पैसा लगाता है उस पैसे को पूंजी कहा जाता है। यानी कि जो पैसा हम व्यवसाय के प्रारंभ में लगाते हैं उसे हम पूंजी कहते हैं। कहता है उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूंजी सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, सामान डालकर भी लगाई जा सकती है, क्योंकि सामान का भी तो कुछ न कुछ मूल्य निकलेगा। जैसे मैंने एक जूता चप्पल का व्यवसाय शुरू किया, मेरे पास पहले से बहुत सारे जूता चप्पल के स्टॉक पड़े हुए थे, मैंने दुकान में उनको लगा दिया, तो वो भी तो पैसा ही खरीद कर आया होगा। तो स्टॉक के रूप में भी पूंजी लगाई जा सकती है। और जो अलग से कैश 50,000 लाख रुपए डाले व्यवसाय में, वो भी पूंजी कहलाएगी। इसके बाद है आहरण, ड्राइंग। इसकी मीनिंग दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कैपिटल और ड्राइंग में। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब मालिक व्यवसाय से अपने पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे जैसे मान लो मेरा कोई दुकान है, ठीक है, बिजली का, मैं प्रतिदिन उसमें से अपने व्यवसाय में से, अपने शॉप में से 100 रुपये निकाल रहा हूँ, जितने भी निकाल रहा हूँ, जैसे भी निकाल रहा हूँ, तो पैसे के रूप में भी निकाल रहा हूँ, तो मेरा आहरण कहलाएगा। यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए जो सामान निकालूँ या कैश निकालूँ, वो क्या कहलाएगा? आहरण कहलाएगा। हो सकता है कि मेरे घर में किसी बिजली के सामान की आवश्यकता है, बल्ब की आवश्यकता है, मैंने अपने दुकान से ही निकाल लिया, तो अपने पर्सनल यूज के लिए वो सामान निकाला, तो वो सामान का भी पर्सनल यूज करना ही आहरण कहलाता है। सिर्फ कैश ही नहीं, कैश और सामान दोनों को लिया जाता है कि कैश या सामान मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से निकाला, उसको हम आहरण, ड्राइंग कहते हैं। अभी मीनिंग को समझना जरूरी है, इनमें नियम कानून कैसे लगते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर से चर्चा हो। फिर है दायित्व।
लाइबिलिटी क्या होती है? वह धन जो कि व्यापारी को दूसरों को देना है, दायित्व कहा जाता है। जाहिर सी बात है, दायित्व का मतलब भी आप सिंपली समझ रहे हो कि अगर आपको कुछ देना हो किसी को तो वो आपकी क्या है? दायित्व है। यानी कि व्यवसाय के नज़रिए से कहा देखा जाए कि वह धन जो मुझे दूसरों को देना है, यानी कि व्यवसाय के स्वामी को दूसरों को देना है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे, बिल, ऋण एवं अधिविकर्ष लिखा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है एग्जाम्पल तो घबराने की कोई बात नहीं है। आगे धीरे धीरे जैसे ही हमारा यह चैप्टर बढ़ता जाएगा ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आने लगेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि दायित्व क्या होता है। फिर आगे है माल, गुड्स। गुड्स क्या होता है? देखिए, किसी भी व्यवसाय में जिस सामान में लेन देन होता है, जैसे कि जूता चप्पल में, जूता चप्पल का व्यवसाय है तो वो जूता चप्पल क्या है? उस व्यवसाय का मेन प्रोडक्ट है, उसे गुड्स कहेंगे, न कि उस व्यवसाय में जो ऊपर पंखा लगा है उसको गुड्स नहीं कहेंगे। बिजली के दुकान पर अगर जाएंगे तो बिजली के दुकान पर बिकने वाले सारे उपकरण, चाहे पाइप हुआ, चाहे तार हुआ, चाहे फैन हुआ, चाहे एलईडी हुआ, वो उस दुकान के गुड्स हैं, यानी कि माल है। लेकिन उस दुकान में जो सोफा रखा हुआ है वो उसकी संपत्ति है। फर्क समझना बहुत जरूरी है कि गुड्स किसको कहते हैं। जिस व्यवसाय में जो मेन प्रोडक्ट में लेन देन होता है उसको गुड्स कहते हैं, अन्यथा उसके अलावा रखी सारी चीजें संपत्ति कहलाती हैं उस दुकान की। तो गुड्स का यहाँ मीनिंग जो लिखा हुआ क्या कहता है? जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह उसका माल कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यापारी गेहूं का व्यापार करता है तो गेहूं उसका माल कहलाएगा। यदि फर्नीचर का व्यापार करता है तो फर्नीचर उसका माल कहलाएगा। जब किसी वस्तु का निर्माण या क्रय बिक्री करने के उद्देश्य से होता है तो उस वस्तु को माल कहा जाता है। आगे है कटौती दिया हुआ है कि कटौती क्या होती है। कटौती बड़ा सिंपल सा, डिस्काउंट आप सुनते भी होगे, जाते होगे दुकान पे तो कहते होगे कि भैया कुछ इसमें डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट मतलब क्या? छूट। जो एमआरपी है उससे कुछ आपको छूट मिल जाए। आप गए 100 रुपये का सामान ले रहे हो, आपने कहा भैया कुछ छूट नहीं होगा, उसने 5 रुपये छोड़ दिया, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। लेकिन यहाँ व्यवसाय के नज़रिए से जरा समझते हैं कि छूट के कितने टाइप होते हैं। पहले तो छूट की मीनिंग जरा देख लेते हैं। कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहकों से वस्तु का पूरा मूल्य न लेकर कुछ मूल्य छोड़ देते हैं, अर्थात माल के मूल्य में कुछ रियायत दे देते हैं। अतः जितना कम मूल्य लेते हैं उसे कटौती कहा जाता है। 500 रुपये के सामान पर हमने 10 रुपये किसी को छोड़ दिया तो वह 10 रुपये कटौती है। 490 रुपये हमने उससे ले लिया। अब यहाँ समझना ये है कि वह 10 रुपये की कटौती किस प्रकार की है, कटौती कितने प्रकार के होते हैं। आगे है कटौती के टाइप्स दिए हुए हैं। कटौती मूलतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट यानी कि नगद छूट। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप कभी मॉल्स वगैरह में जाते हो तो लिखा रहता है 50% ऑफ, लिखा रहता है, यानी कि जो एमआरपी उस पर है उस एमआरपी से वो क्या करेगा? आपको 50% घटा कर दे देगा। वहाँ आपको नहीं बोलना पड़ा कि भैया कुछ छूट होगा क्या। इसलिए नहीं बोलना पड़ा क्योंकि वो व्यापार यानी कि वो मॉल वाला यानी कि वो व्यवसाय जहाँ आप खरीदने गए हो उसने खुद कहा भैया मैं 50% ऑफ दूंगा, यानी कि इसे कहते हैं व्यापारिक कटौती, ट्रेड डिस्काउंट। एक बार इसकी मीनिंग पढ़ता हूँ, बोलता हूँ कि जब व्यवसाय में व्यापारी द्वारा माल पर जो छूट प्रदान किया जाता है उसे बोलते हैं व्यापारिक छूट, क्योंकि यह आकर्षण दिया जाता है सामने वाले कस्टमर को। एक तरीके का आकर्षण है कि आप आकर सामान खरीदिए, इतने % डिस्काउंट आपको मिलेगा। और नगद छूट क्या है? कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट मतलब कि जब व्यापारी नगद तुरंत प्राप्त करने के लिए सामने वाले कस्टमर को कुछ छूट देता है उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। दोनों में अंतर है। एक व्यापारी पहले ही से कह रहा है कितना डिस्काउंट मिलेगा, वो हो गया व्यापारिक छूट। और जब उस सामान को हम खरीदने गए और उस पर उधार ले रहे हैं और व्यापारी देख रहे हैं कि यार अगर हम इसको कुछ डिस्काउंट और दे दें तो ये क्या करेगा? पूरा पैसा तुरंत पे कर देगा। तो नगद प्राप्त करने के लिए, तुरंत नगद प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाला छूट नगद छूट होता है, और बिक्री को बढ़ाने के लिए जो छूट दिया जाता है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। छूट के 2 प्रकार मैंने बताया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की मीनिंग में पढ़ता हूँ बुक से
अगर आप देखो, यह कटौती मूल्य की सूची में लिखी रहती है और यह उन सब ग्राहकों को दी जाती है जो एक सी वस्तु में व्यवसाय करते हैं। इस कटौती का उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि ग्राहक बढ़ जाए। जाहिर सी बात है, जब मॉल वगैरह 50% ऑफ 40% ऑफ लिखते हैं ना, तो क्या होता है, एकाएक बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि लोग आकर्षित हो जाते हैं कि अरे वहाँ उतनी छूट मिल रही है। जिस व्यवहार में व्यापारिक छूट होती है उसका लेखा व्यापारिक छूट घटाने के बाद ही किया जाता है। देखिए, व्यापारिक छूट में हम क्या करते हैं, व्यवसाय क्या करता है कि जब वो एमआरपी से उतने रुपये घटा देता है तो जितने रुपये घट कर आते उतने ही मूल्य पर लेखा किया जाता है। जैसे कि 500 का कोई सामान मैंने बेचा और मैं पहले से कहता हूँ कि 50% डिस्काउंट है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। जब सामने वाले कस्टमर को मैं बेचूंगा तो 250 रुपये में बेचूंगा, क्योंकि 500 का 50% घटा दिया, तो जो ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड करूंगा वो 250 पे रिकॉर्ड करूंगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि व्यापारिक छूट में जो छूट दी जाती है उसका लेखा व्यवसाय में नहीं किया जाता है। अब आते हैं नगद छूट पर। यह कटौती उन व्यापारियों को दी जाती है जो कि एक निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान नकदी में कर देते हैं। जैसे हमने किसी को उधार बेचा, 1 महीने का उसको उधारी दिया, अब वो उससे हम जल्दी नकद प्राप्त करने के लिए 15 दिन बाद ही हमने कहा कि भैया अगर आप पेमेंट कर दो तो हम 2% का आपको डिस्काउंट दे दें। तो माल तो हमने मान लो उसको 1000 का बेचा था, अब उसको हम 2% नगद छूट देने को कह रहे हैं, तो वो कितना बन गया, 40 रुपये। ठीक है, तो 40 रुपये जो हमने छूट दी वह हमारा खर्चा हो गया, क्योंकि हमें प्राप्त करना था 1000, लेकिन पैसे जल्दी प्राप्त करने के वजह से हमने उसको 2% का नगद छूट दिया। 1000 का 2%, सॉरी 20 रुपये बने, 20 रुपये हमने उसको घटा दिए, हमने 980 रुपये प्राप्त किए, तो 20 रुपये हमारा खर्चा हो गया। तो नगद छूट का लेखा व्यवसाय में किया जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल थ्योरी पर्पज से आप इतना जानिए कि नगद छूट और व्यापारिक छूट में क्या अंतर होता है। इसका जो अंतर दिया हुआ है बुक्स में वो आप खुद से करोगे। अगर कोई समस्या आएगी अंतर में तो आप मुझसे पूछ लोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या चाहो तो आप 12 से 1 के बीच में दोपहर में कॉल पे भी मुझसे बात कर सकते हो। नंबर ग्रुप में है, आप मुझे डायल कर सकते हो कभी भी। ठीक है, इसके आगे है अकाउंट्स के टाइप्स दिए हुए हैं। यह चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे से होगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होगे। एक शेड्यूल बनाकर बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि शेड्यूल में पढ़ने वाला बच्चा अपना पढ़ाई हमेशा बेहतर बनाता है और अच्छा रहता भी है। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, और हो सके तो जो भी ज़रूरतमंद है उनको ये शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।